बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कोर्स में, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आज हम सिग्नल कंडीशनिंग की कुछ बात करेंगे कि जो सिग्नल्स हम रिसीव करते हैं किसी ट्रांसड्यूसर से या किसी सेंसर से, तो वो बहुत रॉ फॉर्म में होते हैं और बड़ा वीक सिग्नल होता है। तो उस सिग्नल से एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एक फाइनल फॉर्म देने से पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, जहाँ से उसको हमें पास करना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग। अभी तक हमारी जितनी भी डिस्कशन है ये एनालॉग के ऊपर है कि हमारा जो सिग्नल है दैट इज़ एनालॉग इन नेचर। तो अगर हमारा सिग्नल एनालॉग हो वो किसी ट्रांसड्यूसर से भी आ सकता है और किसी सेंसर से भी आ सकता है। तो उस सिग्नल को किन कंपोनेंट से हमें गुजारना चाहिए ताकि एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले सकें, और फिर उन कंपोनेंट्स की हम कुछ मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि आइडियली ये जो कंपोनेंट्स हम इंस्टॉल करेंगे, अभी मैं इनको जेनेरिक कह रहा हूँ तो मैं कंपोनेंट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि हम किन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे हम जाएंगे इस टॉपिक में तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इसके पाथ में यूटिलाइज हो रहे हैं। सो इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और उनकी मैथमेटिक्स क्या है, एक आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके तो पहले हम जो बात करेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, वाई वी नीड टू कंडीशन एनालॉग सिग्नल्स बिफोर गिविंग इट टू द अल्टीमेट आउटपुट फॉर्म। कि अगर हम इसको किसी मीटर के ऊपर शो करना चाहते हैं तो उससे पहले पहले हमें कुछ एनालॉग कंडीशनिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्या डिफरेंस है जो कि एक ट्रांसड्यूसर या एक सेंसर हमें आउटपुट दे रहा है और वो आउटपुट जो इन एनालॉग सिग्नल्स की कंडीशनिंग के बाद हमारे पास सिग्नल आते हैं, इन दोनों को हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, या ये जो कंपोनेंट्स हम बीच में यूटिलाइज कर रहे हैं ये एक्चुअल में क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। So practically all instrumentation systems require some type of analog signal conditioning between the analog input transducer and the data display processing and storage systems. तो जो एक्चुअल में हमारे पास कोई सिग्नल आता है, ये इनपुट आती है, या तो ये किसी सेंसर से आ सकती है या ये किसी ट्रांसड्यूसर से आ सकती है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर के डिफरेंसेस हम ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था। एक सेंसर किसी फिनोमिने को सेंस करने के बाद एक इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, बट ट्रांसड्यूसर प्लेज बोथ वेज। ये किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, लाइक मैकेनिकल, नॉइज, साउंड एट्सेट्रा, और इस तरह के किसी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो एवेंचुअली हम जो इनपुट ले रहे होते हैं वो किसी ट्रांसड्यूसर से आ रही होती है या किसी सेंसर से आ रही होती है, और इस इनपुट को एवेंचुअली हम कहाँ पे भेजना चाह रहे होते हैं, या तो हम इसको डिस्प्ले कराना चाह रहे होते हैं, या हम इसको स्टोरेज इसकी करना चाह रहे होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करना चाह रहे होते हैं, या हम इसको किसी कंट्रोल के लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं कि इसकी बेस के ऊपर हम कोई फिनोमिना ऑपरेट करा सकें। किस तरह से, जैसे हम ऑटोमेटिक फ़ैन कंट्रोल की अगर एग्जांपल लें तो उसमें हम एक सेंसर यूटिलाइज़ करते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसर होता है। वो टेम्परेचर को सेंस करता है और उसकी बेस के ऊपर अपनी आउटपुट को चेंज करता है। तो ये जो सेंसर की आउटपुट है ये रॉ फॉर्म में होगी हमारे पास। इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें से नॉइज़ को मिनिमाइज़ किया जा सके, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हम इस सिग्नल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सेंसर से जो आउटपुट आ रही होगी वो मिली वोल्ट्स में होगी, और अगर हम मिली वोल्ट के सिग्नल को ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करा दें किसी वायर में से, तो क्योंकि वायर की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, इसका मतलब है वो जो सिग्नल है उसके लॉस्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो वी नीड एम्पलीफायर, हमें एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है ताकि हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें, सो दैट वी कुड ट्रांसमिट दिस सिग्नल टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस।
अब इस सिग्नल को जो कि हमें सेंसर से आया था, पर्टिकुलरली इन दिस सिनेरियो टेम्परेचर सेंसर से आया था, इसके बाद हम इस सिग्नल को किसी फीडबैक लूप में यूटिलाइज़ करना चाहेंगे ताकि इस सिग्नल की बेस के ऊपर हम फ़ैन की स्पीड को या तो इंक्रीज़ कर सकें या डिक्रीज़ कर सकें। सिमिलरली अब अगर हम इसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहते हैं, जैसे हम किसी एरिया में देखना चाहते हैं थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे टेम्परेचर का क्या प्रोफाइल बनता है, तो हम इसी सिग्नल को, ये जो हमें सेंसर से मिला था, इसकी अगेन हमें कुछ कंडीशनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको स्टोरेज सिस्टम की तरफ भेजेंगे। सो यहाँ तक हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश की है दैट वाई वी नीड दीज कंडीशनिंग डिवाइसेस। जो सिग्नल हमें ट्रांसड्यूसर से या सेंसर से आ रहा है वो वीक है इन नेचर, उसमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो के डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं और उस सिग्नल को हम ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करा सकते। तो इन रीजंस की वजह से हमें बीच में कुछ कंपोनेंट्स चाहिए जो कि इन चीज़ों को कैटर आउट कर सकें। सो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग कैन बी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है कि हमें ट्रैवल कराना था, हमें नॉइज़ रेशो को कम करनी थी, सो वी नीडेड टू एम्पलीफाई द वोल्टेज। सो वोल्टेज एम्पलीफायर इज आल्सो अ डिवाइस यूज्ड फॉर सिग्नल कंडीशनिंग with a change in impedance level between the conditioning amplifier's input and output। अच्छा, ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं पर्टिकुलरली प्री एम्पलीफायर्स बेसिकली अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एक एम्पलीफायर हम नहीं यूटिलाइज़ करते। सिग्नल कंडीशनिंग की डिवाइसेज है ना, दो या दो से ज़्यादा भी यूटिलाइज़ करते हैं बाद औक़ात। तो एक काम तो एम्पलीफायर का ये है कि इसने सिग्नल को एम्पलीफाई करना है ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकें। दूसरा इसका क्या काम है कि जो हमारा सेंसर है इसकी जो इम्पीडेंस है और इसके बाद वाला जो नेटवर्क हम यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, जैसे डिस्प्ले है या स्टोरेज सिस्टम की तरफ भेज रहे हैं, उनकी जो इम्पीडेंसेस हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सो इन ऑर्डर टू कैटर दैट डिफरेंस, इस इम्पीडेंस डिफरेंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि सिग्नल लॉस्ट हो जाता है जब हम एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट तक इसको भेजते हैं। सो बीच में ये जो एम्पलीफायर्स हम यूज़ करते हैं इनका ये भी काम होता है कि ये इम्पीडेंस का मिसमैच ना आने दें बिटवीन सेंसर एंड दी नेक्स्ट डिवाइस विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। और ये किस तरह से कर पाते हैं, ये इस तरह से कर पाते हैं कि इनकी इनपुट और आउटपुट की इम्पीडेंसेस डिफरेंट होती हैं। तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो सेंसर के साथ मीट हो जाती है या हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ इन लाइन हो, और इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो जो इससे आगे वाली सर्किटरी है उसके साथ मैच होनी चाहिए ताकि सिग्नल लॉस्ट ना हो। तो एम्पलीफायर के दो काम हैं, ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी करता है एंड एट द सेम टाइम ये इम्पीडेंस मिसमैच को भी अवॉइड करने में हेल्प आउट होता है। सो एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग, अब अगेन आई एम स्ट्रेसिंग दिस थिंग कि यहाँ पे हम इन सिग्नल कंडीशनिंग की जो डिवाइसेस हैं उनमें से एक की प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज़ एम्पलीफायर। तो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारे पास सिग्नल कंडीशनिंग की, उनमें से एक डिवाइस एम्पलीफायर भी हो सकता है। एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग में आल्सो इन्वॉल्व लीनियर फिल्टरिंग विद इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सच एज बैंड पास फिल्टरिंग टू इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट दी एम्पलीफायर्स आउटपुट। तो एक तो एम्पलीफायर हो सकता है सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस के तौर पे, एक इसके अंदर फ़िल्टर्स हो सकते हैं। फ़िल्टर्स हमें क्यों यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं, ये भी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को बेटर करते हैं बिकॉज वी नो दैट दी नॉइज़ इज़ नॉर्मली एट हायर फ्रीक्वेंसीज। सो अगर हम हमें अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का पता होता है कि सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी या इस रेंज में रहेगा, तो हम एक बैंड पास फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं जो कि ये इंश्योर करता है कि सिग्नल तो लॉस्ट ना हो, या सिग्नल को तो पास होने दे, और इस सिग्नल के अलावा जो भी हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों या उनको स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को इंक्रीज़ कर लेते हैं या इन्हेंस कर लेते हैं। इन अदर केसेस द एनालॉग इनपुट टू द सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में बी प्रोसेस्ड नॉन लीनियरली। अब ये दो डिवाइसेस हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, एम्पलीफायर्स यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कुछ फ़िल्टर्स यूटिलाइज़ हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नॉन लीनियर टाइप की डिवाइसेस भी यूटिलाइज हो सकती हैं। किस तरह की, फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स द आउटपुट ऑफ द एनालॉग सिग्नल कंडीशनर में बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट टू द लॉगरिथम ऑफ द इनपुट और टू द कोसाइन ऑफ द इनपुट। तो बाद वक़्त हम ये चाहते हैं
कि जो रिलेशन हो इनपुट और आउटपुट के दरमियान वो 1 to 1 रिलेशन ना हो, बल्कि उस रिलेशन को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, वो कोई भी और टाइप हो सकती है, वो नॉन लीनियर हो सकता है कि जो आउटपुट है वो इनपुट का स्क्वायर रूट हो, जो आउटपुट है वो इनपुट का स्क्वायर हो या लॉगरिथम हो या कोसाइन हो, डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन जो हमने आगे उस सिग्नल को जिस प्रोसेस के लिए या जिस पर्पज़ के लिए हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। बात औक़ात ये होता है कि इनपुट को इन आर्डर टू कीप द आउटपुट लीनियर, तो जो इनपुट होती है वो असल में स्क्वायर होता है, जो सिग्नल आ रहा होता है वो स्क्वायर होता है किसी चीज़ का। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको लीनियर ग्राफ पे शो करने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, या सॉरी उसका लॉगरिथम ले लेते हैं। तो लॉगरिथम लेने की वजह से जो हमारा डिस्प्ले है वो अगेन लीनियर इन शेप हो जाता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इनकी बेस के ऊपर डिफरेंट, यहाँ पे सिर्फ हमने 3 कंपोनेंट्स की एग्जांपल ली है जो टिपिकली यूटिलाइज हो सकते हैं फॉर सिग्नल कंडीशनिंग। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो हमें सिग्नल कंडीशनिंग के लिए यूटिलाइज करने पड़ेंगे। Okay, analog signal conditioning is often accomplished by the use of operational amplifiers as well as special instrumentation amplifiers, isolation amplifiers, analog multipliers and dedicated nonlinear processing ICs. तो ये वही चीज़ें, अब एम्पलीफायर वहाँ पे हमने कह दिया था कि हमें सिग्नल को इंक्रीज़ करना है, सो वी नीड एम्पलीफायर्स, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ दैट एम्पलीफायर कि हम उसको सिग्नल को इन्हेंस करने के लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, सिग्नल को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, या हम जो इम्पिडेंसेस हैं उनके मिसमैच को ख़त्म करने के लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्टिकुलर यूज़ ऑफ एन एम्पलीफायर, आइसोलेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो डिफ़ाइन करेगा कि एम्पलीफायर की कौन सी टाइप अब हमने यूटिलाइज़ करनी है। सो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, नॉन लीनियर, जैसे हमने कहा है कि स्क्वायर रूट हमें बाद औक़ात चाहिए, या लॉगरिथम चाहिए, या कोसाइन चाहिए, या साइन चाहिए। तो इस तरह की ऐसीज़ हैं जो ये परफॉर्म कर पाती हैं कि उनके इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट हो सकती है सिग्नल कंडीशनिंग की डिवाइसेस की। इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, ये क्योंकि कंप्लीट चैप्टर है, ये सिंपल एक टॉपिक नहीं है, हम बाद में ऐड करते रहेंगे इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स। आज तो हम अपने लेक्चर को रिटेन करेंगे सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स तक, तो बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसमें बाकी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। We examine the properties of analog integrated circuit systems used in analog signal conditioning and instrumentation systems, beginning with the differential amplifier, which has wide use in the head stages of nearly all types of op-amps, instrumentation amplifiers, isolation amplifiers, analog multipliers, oscilloscopes, etc. तो मेजर जो यूज़ है अगर हम देखें तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली ऑन दी हायर स्टेजेस। ये जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं इनके साथ ये जो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जब हम बात करते हैं, जब हम इसके इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करते हैं, तो ये सिंगल स्टेज नहीं होते, ये मल्टी स्टेज होते हैं कि हम सिग्नल को कुछ हद तक एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसकी सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं ताकि जो नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो गई थी उसको भी रिमूव किया जा सके, उसके बाद उसकी दोबारा एम्पलीफिकेशन होती है, फिर कुछ और प्रोसेसेस होते हैं। तो वी हैव op-amps विच हैज़ मल्टीपल स्टेजेस। तो ये जितने भी op-amps हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनका इंटेग्रल पार्ट होता है ऑलमोस्ट इन तमाम op-amps का या मल्टीप्लायर्स का या ऑसिलोस्कोप्स का। ये क्यों यूज़ होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। ओके, सो नाउ वी कम टू आवर टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ पे पहले हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि इसके यूज़ की रीज़न क्या है, उसके बाद हम इसकी कुछ मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ इक्वेशंस होंगी। सो पे अटेंशन टू दोज इक्वेशंस बिकॉज ये जो बुक है इसने पूरी इक्वेशंस जो हैं वो एंड फॉर्म उन इक्वेशंस की लिख देता है, वो किस तरह से ड्राइव हुई हैं वो हिंट दे देता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप नहीं करता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से किस तरह से ड्राइव हो सकती है, और उसके बाद आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको ये
कंफर्म हो जाए कि हम जो इसके मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ये एक्चुअल में किस तरह से। अच्छा जी, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स आर वाइडली यूज्ड एज इनपुट स्टेजेस इन अ वैरायटी ऑफ एम्पलीफायर टाइप्स इंक्लूडिंग ओप एम्प्स, एनालॉग कंपैरेटर, एनालॉग मल्टीप्लायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, CRT ऑसिलोस्कोप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर्स एंड सर्टेन स्पेशलाइज्ड IC। सो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सिग्नल कंडीशनिंग के, उनके इंटीग्रल पार्ट के तौर पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूटिलाइज हो रहे हैं। क्यों यूटिलाइज हो रहे हैं अब इसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक्चुअल में करता क्या है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंस इन द इनपुट सिग्नल्स V1 minus V1 prime and to discriminate against noise or interference that may be common to both inputs। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये दो इनपुट पोर्ट्स जो हैं उनका जो डिफरेंस होता है ये उसको रिस्पॉन्ड करता है या उसके ऊपर अपनी आउटपुट को डिस्क्राइब करता है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा है कि वाई इट शुड रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंस इन द इनपुट सिग्नल, बिकॉज इफ़ देयर इज़ एनी नॉइज़ द नॉइज़ विल बी कॉमन टू बोथ द सिग्नल्स, बिकॉज दोनों जो सिग्नल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं एक ही सोर्स से और वो जो सिग्नल्स हैं वो एक ही इन्वायरमेंट से पास हुए हैं, तो जो प्रॉबेबली जो नॉइज़ का लेवल होगा दोनों सिग्नल्स में वो भी एक जैसा होगा। और क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स डिफरेंस को करस्पॉन्ड करता है तो इसका मतलब है नॉइज़ को ये डिस्क्रिमिनेट कर देगा, नॉइज़ के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा या उसको अपनी आउटपुट में शो नहीं करेगा या उसको आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करने देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बैंड पास फिल्टरिंग भी ये काम कर रही थी कि हम वहाँ से भी नॉइज़ रिमूव कर रहे थे और डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के थ्रू हम नॉइज़ भी रिमूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर रहे हैं। Such a common mode input voltage is often a DC level or other coherent interference which is desired to be eliminated। ये noise भी हो सकती है, ये कोई coherent interference भी हो सकती है अगर हम electromagnetic field जहाँ पे बहुत strong हो उस तरह के environment में हैं, तो इन दोनों signals के अंदर कुछ EMFs induced हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही तरह के होंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम में से अगर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को यूटिलाइज करेंगे। Another reason for using a differential amplifier head stage is that it inherently discriminates against changes in the amplifier's DC power supply voltages। तो जो पीछे वाले एम्पलीफायर्स हैं उनकी अगर DC सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन आई है वोल्टेजेस की, तो अगेन वो दोनों की आउटपुट में रिप्रेजेंट होगी V1 में भी और V1 प्राइम में भी। और इवेंचुअली अगर नेक्स्ट हायर स्टेज के ऊपर हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगाया हुआ है तो जो भी कॉमनैलिटीज़ होंगी इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान वो डिस्क्रिमिनेट कर दी जाएंगी। तो ये इस तरह के जो भी एरर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे। फिगर 2.1 इलस्ट्रेट्स द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। तो ये एक जनरल फॉर्म है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। इसमें एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इनपुट्स हैं V1 प्राइम। So it should respond to the difference of V1 and V1 prime। So V1 minus V1 VI minus VI prime should be the signal which should be responded by this differential amplifier। एक ग्राउंड है जिसके रेफरेंस से हमने इनको पॉजिटिव नेगेटिव कहा हुआ है, इसी तरह से आउटपुट पे भी हमारे पास V0 और V0 प्राइम है। नोट दैट इंक्लूडिंग ग्राउंड इट इज़ अ 4-pole circuit। Most practical DAs have only a single-ended output V0 and thus 3-pole circuit। So normally V0 prime को हम सिंगल पोल कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि सिग्नल की एक पोल्ट हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो दूसरी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इसी तरह से एक ग्राउंड पोल्ट है हमारे पास, अगर हमने डिफरेंट सिग्नल अप्लाई करने हैं, एक इसके विद रिस्पेक्ट, ये पॉजिटिव और ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट और एक नेगेटिव और ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे एक दूसरा सिग्नल भी हम सप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास V0 प्राइम की आउटपुट नहीं है, सिर्फ V0 की V0 की आउटपुट है, तो ये 3-pole सर्किट्स भी होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स और 4-pole डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट्स भी होते हैं हमारे पास। ओके, अब हम इसकी कुछ मैथमेटिक्स की तरफ आ रहे हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट्स मैथमेटिक्स बिकॉज
अगर कोई स्टेप आपसे मिस हो गया तो इट वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट टू गेट इट इनटू इट. Okay. So first we define some modes, some difference mode and some common modes. So we define that VID is equal to VI minus VI prime divided by 2. जो पीछे हमने VI और VI प्राइम्स देखे हैं, तो हमने एक VID एक वेरिएबल डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनपुट्स डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज VI इज़ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, VI प्राइम इज़ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो VIG को हम 2 से डिवाइड करते हैं. सो IC जो कॉमन कंपोनेंट इनमें होगा दैट इज़ VI प्लस VI प्राइम डिवाइडेड बाय 2, एंड सेम वुड बी द केस फॉर द आउटपुट. तो VOD के जो दो आउटपुट्स थी VO और VO प्राइम, उनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ VOD, और जो कॉमनैलिटीज़ हैं दैट इज़ VOC, कि अगर हम दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें दैट इज़ VOC एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑफ कोर्स, और अगर डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 करें दैट इज़ VOD. सो अप टिल नाउ हमने इनपुट और आउटपुट का सॉरी हमने इनपुट और आउटपुट का रिलेशन नहीं डिस्क्राइब किया इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए. तो अब वो रिलेशन हम इनका डिस्क्राइब करेंगे. सो VOD इज इक्वल टू ADD VID प्लस ADC VIC, एंड VOC जो कॉमन कंपोनेंट है दैट इज़ ACD VID प्लस ACC एंड VIC. ओके, अब ये डिफाइंड इक्वेशंस हैं कि जो डिफरेंस होगा आउटपुट का, जो VO नॉट माइनस VO नॉट प्राइम डिवाइडेड बाय 2 है, वो एक्चुअल में अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या एक गेन से मल्टीप्लाई, दिस इज़ गेन, अगर हम ADD एक गेन से मल्टीप्लाई करें डिफरेंस ऑफ द इनपुट को और प्लस करें एक गेन जो कि डिफाइन हो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस मोड एंड कॉमन मोड, उनके दरमियान का एक अगर गेन हमें डिफाइन हो कि डिफरेंस के हम आउटपुट तो डिफरेंस की ले रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट इनपुट के कॉमन कंपोनेंट का भी होगा, वो उस गेन को अगर VIC जो कॉमन कंपोनेंट है इनपुट में अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दैट वुड बी VOD. सो दीज आर प्री डिफाइंड इक्वेशन. VOD इज इक्वल टू ADD VID प्लस ADC VIC. रिमेंबर दीज A's आर द gains or constants. But these are the gains, these are not constants because these are the function of frequency of the signal. जो सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है. सिमिलरली अगर हम कॉमन कंपोनेंट देखना चाहें आउटपुट का तो वो कुछ गेन्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इनपुट के कॉमन कंपोनेंट और डिफरेंस कंपोनेंट का सम होता है. सो VOD इज इक्वल टू ADD VID प्लस ADC VIC एंड VOC जो कि आउटपुट का कॉमन कंपोनेंट है दैट इज ACD VID प्लस ACC VIC. सो प्लीज़ रिमेंबर दीज इक्वेशंस ताकि आगे की हम कैलकुलेशन इनसे परफॉर्म करें. सो इनकी नंबरिंग आप याद कीजिएगा, मैं इसी नंबर्स को आगे रेफ़र करूँगा. मैं इनको 1 2 3 के विद रेस्पेक्ट बताऊँगा, 2.1 2.3 नहीं कह रहूँगा. तो अगर मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट VID इज इक्वल टू VI माइनस VI प्राइम डिवाइडेड बाय 2 एंड सेम इज द केस फॉर द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस. सो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने देखा है कि हमारे पास 4 गेन्स थे, एक ADD था, एक CD, ADC और एक CC. So the 4 gains of the voltage controlled voltage sources in equation 2.5 and 2.6 are written in vector form to stress that they are function of frequency. So ये जो gains हैं ये constants नहीं हैं बल्कि ये frequency के function हैं. तो जो भी frequency के signals होंगे उनके बेस के ऊपर इनकी values में कुछ alteration हो सकती है. तो जो भी manufacturer होगा वो हमें इन gains की values बताएगा और साथ range of frequency देगा कि किस रेंज तक ये गेन्स एप्लीकेबल हैं. ओके जी. सो अब अगर हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, बेसिकली तो V0 वाज द आउटपुट सिग्नल, तो उसको हमने डिफाइन करना था इन टर्म्स ऑफ VI एंड VI प्राइम. सो अगर हम V0 का ये रिलेशन देखें, ये कहाँ से आएगा रिलेशन,
अगर आप पिछली स्लाइड्स के ऊपर देखें सॉरी, अगर आप लास्ट स्लाइड्स के ऊपर देखें जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किए थे, उसमें अगर आप 2.5 और 2.6 इक्वेशंस को आपस में ऐड करें, so that would be VOD plus VOC is equal to ADD plus ACD multiplied with VID plus bracket ADC plus ACC multiplied with VIC। तो ये एक रिलेशन बनेगा। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को देखें और इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करें तो वहाँ पे भी सेम VOD प्लस VOC बनेगा, बट इट वुड बी इक्वल टू V नॉट अगर हम उस इक्वेशन से देखें। So both equations are equal to both equations are equal to VOD plus VOC, so that means both are equal to each other. So it means V naught is equal to ADD plus ACD multiplied with VID plus ADC plus ACC multiplied with VIC. So this is V naught. Similarly अगर आप 2.6 में से 2.5 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें और 4 में से 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, 2.4 में से 2.3 इक्वेशन को, तो दोनों की जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये VOC माइनस VOD होगी। तो अगर दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है तो इट मीन्स दी बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। सो उसमें अगर आप 4 में से 3 माइनस करें तो एक साइड पे आपको VO प्राइम मिलेगा, और अगर 6 में से 5 को माइनस करें तो आपको ACD माइनस ADD मल्टीप्लाइड विद VID प्लस ACC माइनस ADC मल्टीप्लाइड विद VIC, ये रिलेशन मिलेगा। प्लीज़ इसको दोबारा से रन करके सुन लीजिएगा कि मैंने किन इक्वेशंस की बात की है कि किस इक्वेशन को किस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करें। सो eventually we will have this relationship which is written over here, that V naught is equal to ADD plus ACD multiplied with VID plus ADC plus ACC multiplied with VIC। So अब हमने V naught को डिस्क्राइब कर लिया है या लिख लिया इन द टर्म्स ऑफ ID एंड IC, but eventually we want to express V naught in terms of VI and VI prime. So what we need to simply put the values of VIC and VID which are given in equation 2.1 and 2.2. So what we need to put the values of VID and VIC from 2.1 and 2.2 to in equation 2.7। अगर हम 2.7 में ये वैल्यूज़ पुट करें जो कि हमें 2.1 और 2.2 में गिवन है, so the end relationship would be V naught is equal to ADD plus ACD plus ADC plus ACC divided by 2 multiplied with VI plus ACC plus ADC minus ADD minus ACD divided by 2 multiplied with VI prime। तो आप उस इक्वेशन में से इनको डिफाइन कर सकते हैं। So now we have V naught in terms of we have input in terms of outputs। ओके जी, या इस रिलेशन को नॉर्मली हम V naught is equal to AD कैपिटल D मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लाइड विद VID प्लस AC मल्टीप्लाइड विद VIC, इस टर्म में भी इसको डिफाइन करते हैं। अगर हम इस टर्म में इसको डिफाइन करें, व्हाट वुड बी A कैपिटल D, इट वुड बी इक्वल टू ADD प्लस ACD, एंड व्हाट वुड बी AC, इट वुड बी इक्वल टू ADC प्लस ACC मल्टीप्लाइड विद VIC एंड VID। तो इस टर्म में हम V naught को भी डिफाइन करते हैं, वेयर AD एंड AC आर गिवन बाय द corresponding टर्म्स इन इक्वेशन 2.7 से हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये AC की है और ये टर्म AD की है। अच्छा, अभी तक जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम जेनेरिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि इवन दिस इज़ पॉसिबल दैट द कॉमन कंपोनेंट इन द इनपुट can give a differential can add a differential component at the output। हमने कहा है कि there is a gain of ACD और ADC। ACD और ADC क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि अगर मैं पर्टिकुलरली ADC की बात करूं तो ये बता रहे हैं कि जो आउटपुट में डिफरेंस कंपोनेंट है, डिफरेंशियल कंपोनेंट है, उसके अंदर कुछ फॉल्ट इनपुट के कॉमन कंपोनेंट की वजह से भी आ रहा है, और वाइस वर्सा इन द केस ऑफ ACD के कुछ जो कॉमन कंपोनेंट है आउटपुट के ऊपर उसमें कुछ फॉल्ट
डिफरेंशियल कंपोनेंट जो इनपुट का है उसकी वजह से भी ऐड हो रहा है सिस्टम के अंदर। आई नो इट इज़ कम्प्लेक्स टॉपिक, तो प्लीज़ इसको एटलीस्ट 2-3 बार सुनिएगा इस रिकॉर्डिंग को, और इन इक्वेशंस को हाथ से सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपसे ना हो पाए तो फिर मुझे बताइएगा। अभी तक तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, लेकिन आगे जाके कुछ कम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगे इसमें। ओके जी, तो अभी तक क्योंकि हम जेनेरिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहे थे, अब अगर हम आइडियल एम्पलीफायर की बात करें तो आइडियल एम्पलीफायर क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ डिफरेंस ऑफ दी आउटपुट आना चाहिए, जो इनपुट का डिफरेंस है सिर्फ वो करस्पॉन्ड होना चाहिए आउटपुट के ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब है ACC, ADC और ACD ये सारे ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। अगर ये सारे ज़ीरो के इक्वल होंगे तो तब भी हम ये कह सकते हैं दैट VOD इज इक्वल टू ADD मल्टीप्लाइड विद VID, और देयर वुड बी नो पार्ट ऑफ VOC। VOC ज़ीरो के इक्वल होगा, सिर्फ VOD होगा हमारे पास। तो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ये जो तीन गेन्स हैं ACC, ADC और ACD, ये सारे ज़ीरो के इक्वल होते हैं। अगर हम इनको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करें तो AD जो कि इक्वल था ADD प्लस ACD के, इफ़ ACD इज इक्वल टू ज़ीरो सो AD वुड बी इक्वल टू ADD। और यहाँ पे क्योंकि ADC भी ज़ीरो है, ACC भी ज़ीरो है, इसका मतलब है AC वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, AC would be equal to 0 and AD would be equal to ADD. Or we can say that there is only the differential component at the output, and it is only due to the differential component of the input. उसके अंदर common component का कोई part included नहीं होगा। ओके जी, सो इसी का सब टॉपिक, इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम अब डिस्कस करेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो को, कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से डिफाइन होती है। द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो CMRR इज़ अ फिगर ऑफ मेरिट फॉर DAs. Usually given in decibels, it describes how well the behavior of a real differential amplifier approaches that of an ideal differential amplifier. The scalar CMRR measured at some frequency is defined as. अच्छा जी, ये अभी हमने आइडियल कंपोनेंट की भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है कि उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होना चाहिए जो कि डिफरेंशियल कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, और कॉमन कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं वो साफ ज़ाहिर है आइडियल नहीं होंगे, बट अगर हमने दो कंपोनेंट्स को या दो एम्पलीफायर्स को आपस में कंपेयर करना हो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को, कि इनमें से कौन सा बेटर है, सो वी विल लुक इनटू दिस फैक्टर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, कि कॉमन मोड की जो रेशो को रिजेक्ट किया है वो किस एम्पलीफायर ने बेटर रिजेक्ट किया है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि VIC mod टू गिव अ सर्टेन आउटपुट मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय VID mod टू गिव द सेम आउटपुट, कि VIC और VID के मोड्स को हम देख रहे हैं कि अगर सेम आउटपुट इन दोनों ने देनी हो तो फिर इसकी रेशो क्या आएगी हमारे पास। ओके, अब ये देखें उसने कहा है कि उसने ये डेफिनेशन यूज़ की है और इक्वेशन 2.7 यूज़ की है, तो उसने एंड रिज़ल्ट लिख दिया है आपको। सो वी विल लुक इनटू इट कि ये एंड रिज़ल्ट किस तरह से आ रहा है। अगर मैं इक्वेशन 2.7 की बात करूं तो इक्वेशन 2.7 वाज V0 इज इक्वल टू ADD प्लस ACD मल्टीप्लाइड विद VID प्लस ADC प्लस ACC इंटू VIC। तो दिस वाज द इक्वेशन 2.7। अब इसमें क्योंकि दोनों ने सेम आउटपुट देनी है तो वी विल कंसिडर दैट, और मैग्नीट्यूड्स हैं इनके, तो वी विल कंसिडर दैट ADD प्लस ACD मल्टीप्लाइड विद VID इट शुड बी इक्वल टू ADC प्लस ACC मल्टीप्लाइड विद VIC। ये दोनों तरफ मॉड्स होने चाहिए जहाँ पे मैंने इज इक्वल टू बोला है, क्योंकि दोनों V0 ही दोनों ने आउटपुट देनी है तो हमने दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें VIC ओवर VID करें इसी एक्सप्रेशन में, so what we will have ADD plus ACD divided by ADC plus ACC, और इन दोनों के हमें मॉड्स लेने होंगे दोनों तरफ। so this is the expression
और अगर इसको हमने कैपिटल डीज में डिफ़ाइन करना हो, ए डी और ए सी, जो कि कैपिटल डी था और ए कैपिटल सी था, अगर उस टर्म में हमने इसको लेके जाना हो तो वी नो दैट ए डी डी प्लस ए सी डी it was equal to A capital D and ACC plus ADC it was equal to A capital C. So इसका मतलब है CMRR is equal to capital A, इसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल D आएगा डिवाइडेड बाय AC और इन दोनों का मॉड होगा यहाँ पे. ओके, सो इफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, अब हम सिर्फ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, आइडियलिटी की बात नहीं कर रहे, तो देयर वुड बी ACC but ADC and ACD would be equal to each other and it would be equal to 0. कि इसका क्या मतलब है इन दो के ज़ीरो होने का? इन दो के ज़ीरो होने का ये मतलब है कि जो आउटपुट का डिफरेंशियल कंपोनेंट है उसमें इनपुट के कॉमन कंपोनेंट की वजह से कोई शेयर ऐड नहीं होगा. एंड सेम इज़ दी केस फॉर दी अदर केस. मैं इसको दोबारा से बोल रहा हूँ, ADC एंड ACD के ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि आउटपुट के डिफरेंशियल कंपोनेंट में इनपुट के कॉमन कंपोनेंट का कोई शेयर नहीं होगा और आउटपुट के कॉमन कंपोनेंट में इनपुट के डिफरेंशियल कंपोनेंट का कोई शेयर नहीं होगा. मतलब ये क्रॉस का कोई शेयर नहीं है. अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो सिमेट्रिक है, हम आइडियल नहीं कह रहे, हम सिमेट्रिक कह रहे हैं. तो जब हम आइडियल नहीं कह रहे, इसका मतलब है कि आउटपुट पे कुछ कॉमन कंपोनेंट होगा, अभी भी हमें कोई कॉमनैलिटी नज़र आ रही होगी आउटपुट सिग्नल में भी, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि वो जो कॉमन कंपोनेंट हमें आउटपुट पे नज़र आ रहा है वो इनपुट के कॉमन कंपोनेंट की वजह से नज़र आ रहा है. दिस वुड बी द ओनली डिफरेंस इफ वी हैव डिफरेंशियल एम्पलीफायर सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल. ओके, सो अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड दैट these gains are the function of frequency, और ये जो common mode rejection ratio it is the function of these gains. It means the CMRR is the function of frequency. So the end expression, if we talk about a symmetrical DA, differential amplifier, then the end expression of CMRR would be AD divided by ADD divided by ACC. और अगर ये कंपोनेंट ज़ीरो हैं तो ADD वुड बी इक्वल टू AD एंड ACC वुड बी इक्वल टू AC. तो यहाँ पे ये जो प्लस हमें नज़र आ रहा है ये प्लस नहीं है बल्कि ये डिवाइडेड बाय AD डिवाइडेड बाय AC. सो इसको सही कर लीजिएगा, दिस इज नॉट प्लस. ओके, स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड आइसोलेशन एम्पलीफायर्स मे हैव CMRR ऑफ 120 डेसिबल और मोर अंडर आइडियल कंडीशंस. Generally, CMRR decreases with frequency, and as we will see, an imbalance in Thevenin source resistance at the input of a differential amplifier can lead to either a loss or increase in CMRR over manufacturer specified values. तो मैन्युफैक्चरर ने जो कॉमन मोड रिजेक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, these values can be changed if number one the frequency of the signal is changed. अभी तक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें सिग्नल की तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो सकती हैं. लेकिन इसके अंदर एक इनहेरेंट और दूसरा भी कंपोनेंट है, और वो है कि अगर तो जो लीड हम यूज़ करेंगे VI और VI प्राइम सिग्नल अप्लाई करने के लिए इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, अगर उन दोनों की रेजिस्टेंसेस के दरमियान मिसमैच हो तो तब भी जो वैल्यू है CMRR की ये डेविएट करेगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से. तो किस तरह से ये डेविएट करेगी इसको अभी हम देखेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे अगर हम CMRR का रिलेशन देखें तो ये गेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें कहीं पे रेजिस्टेंस का इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा. तो अभी हम सिस्टम के CMRR को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे हम क्लियरली ये देख सकेंगे कि देयर इज़ द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस ऑन सिमेट्री. अगर जो दो लीड्स हम यूज़ करेंगे VI और VI प्राइम सिग्नल को अप्लाई करने के लिए, अगर उनकी रेजिस्टेंसेस के दरमियान कोई डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंस भी आगे प्रोपगेट करेगा, और इस डिफरेंस के होने की वजह से हमें जो एवेंचुअल जो CMRR मिलेगा वो
डिफरेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर्स डिफाइंड CMRR। अच्छा जी, तो इससे पहले कि हम रेजिस्टेंस का इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस करें, हम ये देखेंगे कि अगर हमने मेजर करने हों ये AD और AC सॉरी, अगर हमने ये AD और AC मेजर करने हों और हमारे पास एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर अवेलेबल हो, तो हम किस तरह से इनकी वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम परफॉर्म करें तो हम ये जो गेन्स हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। Often in order to save money, an engineer puts together a differential instrumentation amplifier from op-amps building blocks. In order to measure the CMRR of DA, we make use of equation 2.11. तो अगर हमने फाइंड आउट करना हो CMRR को तो हमें 2.11 को यूटिलाइज करना होगा। And what is equation 2.11? It is the generic definition of CMRR. क्या डेफिनेशन थी कि VIC मैग्नीट्यूड टू गिव अ सर्टेन आउटपुट डिवाइडेड बाय VID मैग्नीट्यूड टू गिव द सेम आउटपुट। दिस वाज द जेनेरिक इक्वेशन। लेकिन हमने देखा है कि बाद में जब हम इसको कन्वर्ट करके लाए हैं तो CMRR वाज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AC मॉड, इन दो से इक्वल था। तो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट AD एंड AC। द टू इनपुट्स आर शॉर्टेड। अब ये हम क्या करने लगे हैं, ये सिनेरियो ज़रा ध्यान से देखिएगा। The two inputs are shorted together and a sinusoidal signal of frequency f and amplitude Vs1 is applied to them, generating a CM input signal. CM is common mode. Vs1c which is adjusted to give the output V0। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि हमें जो आउटपुट है वो V0 ही मिले। अच्छा जी, अब अगर हमें आउटपुट V0 मिल रही है सिर्फ कॉमन सिग्नल की हेल्प से, तो और V0 का जेनेरिक एक्सप्रेशन क्या था, V0 वाज इक्वल टू AD VID प्लस AC VIC। अब यहाँ पे क्योंकि देयर इज नो डिफरेंशियल कंपोनेंट इन दी इनपुट, तो VID इज इक्वल टू 0 इन दिस सिनेरियो, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, एंड सो V0 वुड बी इक्वल टू AC VIC। और VIC किसके इक्वल है, वही जो हमने इनपुट के ऊपर सिग्नल अप्लाई किया है VS1 के इक्वल है। सो AC वुड बी इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई VS1, जहाँ से हमने AC को डिफाइन किया है, दैट इज़ V0 डिवाइडेड बाई VS1। अच्छा जी, अब अगला सिनेरियो सुनिएगा। नेक्स्ट द नेगेटिव इनपुट इज़ ग्राउंडेड, सो VI प्राइम इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने नेगेटिव इनपुट को ग्राउंड कर दिया है, तो VI प्राइम 0 हो गई है। द साइनोसाइडल सिग्नल सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड एम्पलीट्यूड VS2 इज नाउ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पे हमने VS2 का एक सिग्नल अप्लाई किया है, तो VI इज इक्वल टू VS2 एंड VI प्राइम इज इक्वल टू 0, हमने उसको ग्राउंड किया हुआ है। दिस प्रोसीजर इज नेसेसिटेटेड बिकॉज द डिफ़िकल्टी इन जनरेटिंग अ परफेक्टली बैलेंस्ड DM input signal. The single-ended input generates both DM and CM signal, DM for differential mode and CM for common mode। तो अब हमने क्या किया है, हमने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर एक सिग्नल VS2 अप्लाई किया और नेगेटिव टर्मिनल को 0 किया है। अच्छा जी, अगर हमने ये चीज़ की है तो अब अगर हम इक्वेशन 2.1 को यूटिलाइज करें तो VID वुड बी इक्वल टू VI माइनस VI प्राइम डिवाइडेड बाई 2, so that means VID is equal to VS2 minus 0 divided by 2, or it is equal to VS2. Similarly, VIC was equal to VI plus VI prime divided by 2, as VI prime is equal to 0, so that means VIC is equal to VS2 divided by 2। ये जो सिनेरियो हमने जनरेट किया मैंने यहीं से VIC और VID को इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए डिस्क्राइब कर दिया कि ये वैल्यूज़ क्या बनेंगी। सो VID इज इक्वल टू VS2 डिवाइडेड बाई 2, जैसे अभी मैंने कहा है, एंड VIC दिस वुड बी VIC इज इक्वल टू VS2 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो चीज़ लिखी हुई है AC इज इक्वल टू V0 ओवर VS1, ये भी अभी मैंने डिफाइन किया था कि पहले केस में क्योंकि VID 0 होगा बिकॉज बोथ द इनपुट्स आर शॉर्टेड टुगेदर और एक कॉमन सिग्नल दिया गया है, तो देयर वुड बी नो डिफरेंस, VID वाज इक्वल टू 0। सो इफ VID वाज इक्वल टू 0 देन V0 इज इक्वल टू V0 would be equal to AC multiplied with VIC, and VIC in this case would be equal to VS1, so AC is equal to V0 over VS1।
तो ये हमने उसी इक्वेशन से डिस्क्राइब किया. एंड व्हाट इज इक्वेशन 2.10? Equation 2.10 was V naught is equal to AD VID plus AC VIC. So VID is equal to 0, VIC is equal to VS1. So इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं AC would be equal to V naught divided by VS1. ओके सो अब अगर हम इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करें, VID इज इक्वल टू VS2 डिवाइडेड बाई 2 एंड VIC इज इक्वल टू VS2 डिवाइडेड बाई 2, और वही इक्वेशन 2.10 को यूटिलाइज करें. इक्वेशन 2.10 वाज अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग दैट वाज V नॉट इज इक्वल टू AD VID प्लस AC VIC. तो व्हाट वी हैव डन, we have just replaced VID with its expression and VIC with its expression. So V naught is equal to AD VS2 divided by 2 plus AC VS2 divided by 2. So up till now we are at this point. Okay. If equation 2.14 for AC is substituted into equation 2.15, we may solve for डिफरेंस मोड गेन फॉर ADS. तो अभी तक हमें AC की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली थी, दैट वाज V नॉट ओवर VS1, बट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD सो दैट वी कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ CMRR और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. सो अभी जो एक्सप्रेशन हमने देखा है, दैट एक्सप्रेशन वाज V नॉट इज इक्वल टू AD VS2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस AC VS2 डिवाइडेड बाई 2. अगर इसी एक्सप्रेशन में हम AC की वैल्यू पुट कर दें, तो वी विल हैव V नॉट इज इक्वल टू AD VS2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V नॉट ओवर VS1, दिस इज फॉर AC, मल्टीप्लाइड विद VS2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज फॉर VIC. और अगर हम इसको रीअरेंज करें और AD को एक साइड के ऊपर ले जाएं, सो AD वुड बी इक्वल टू 2 VS1 ओवर VS2 माइनस 1. इवेंचुअली जो AD would be equal to V naught into 2 VS2 minus 1 over VS1. जो eventual equation हमें मिलेगी वो ये होगी. अच्छा जी, तो AD is equal to V naught into 2 VS2 minus 1 over VS1. अब we have the expression of AD and we have the expression of AC. So if we find out the expression for CMRR, that would be AD divided by AC. So it is equal to 2 VS1 divided by VS2 minus 1. So if the amplifier scalar AD is very large, अगर AD की वैल्यू बहुत बड़ी हो, precision attenuator may be needed to reduce the output of the signal source to an appropriately small VS2. तो हमें कुछ attenuator को यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि हम VS2 को स्मॉल कर सकें. इस केस में तो VS2 जितना स्मॉल होगा उतना AD की वैल्यू बड़ी होगी, या हम कह सकते हैं CMRR की वैल्यू बड़ी होगी, बिकॉज इट इज एन डिनोमिनेटर. अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो हमने कहा था कि ये भी CMRR को चेंज कर सकता है या कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को चेंज कर सकता है, तो हाउ कैन अफेक्ट दिस रेजिस्टेंस एसिमेट्री. अगर रेजिस्टेंस सिमेट्रिक ना हो, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, दैट द रेजिस्टेंस फॉर पॉजिटिव वायर इज RS एंड फॉर द नेगेटिव इट इज RS प्लस डेल्टा R. अगर इस तरह का सिनेरियो हो हमारे पास, तो फिर हमारी इक्वेशंस किस तरह से डेवलप होंगी, इसको अभी थोड़ा सा देखेंगे हम. Not only does CMRR decrease with input signal frequency, CMRR हमने पहले भी डिफाइन किया, सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ ये डिक्रीज होता है, लार्जली ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ AC विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि AC इंक्रीज होगा एंड AC इज इन डिनोमिनेटर. तो अगर AC इंक्रीज होगा तो CMRR डिक्रीज होगा. बट इट आल्सो सिवियरली अफेक्टेड बाय अनबैलेंस इन द थेवेनिन रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस ऑफ द सोर्सेज कनेक्टेड टू DA's इनपुट लीड्स. और ये जो लीड्स हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट के लिए, उनकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकते हैं. सो फिगर 2.2 इलस्ट्रेट्स द DC इक्विवेलेंट इनपुट सर्किट ऑफ अ टिपिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो ये किसी टिपिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इंटरनल सर्किट अगर हम कहें तो ये बनेगा. ये उसकी पॉजिटिव लीड के ऊपर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू है, ये लीड की रेजिस्टेंस है,
ये वी एस या वी आई प्राइम के ऊपर जो वोल्टेज हमने अप्लाई करना था ये वो है, और ये उसकी रेजिस्टेंस है. आइडियली दीज रेजिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू 0, बट वी हैव सम वैल्यू. हाँ, अगर वैल्यू भी सिमेट्रिक हो इवन देन वी हैव नो इश्यूज, बट हेयर वी हैव सम इनबैलेंस कि यहाँ पे जो हम वेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस आर एस है, लेकिन यहाँ पे जो हम वेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस आर एस से ज़्यादा है, डेल्टा आर ज़्यादा है उस वैल्यू से. एंड व्हाट वी नेक्स्ट हैव, वी हैव अ वैल्यू ऑफ आर आई सी जो कि इन दो टर्मिनल्स के दरमियान है, और इसी तरह से ये वैल्यू इन दो टर्मिनल्स के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है. और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कहें तो देयर इज R1. दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. Manufacturers typically specify a common mode input resistance RIC measured from one input lead to ground under CM या common mode excitation and a difference mode input resistance RID जो कि यहाँ पे शो नहीं हुई, यहाँ पे एक RID भी होगी, measured under difference mode excitation from either input to the ground. वो भी इसी तरह से एक input और ground के दरमियान होगी जैसे ये वाले डिफाइंड. ओके जी, तो ये जो पिक्चर है इसको रिकॉल कीजिएगा, बिकॉज आगे जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वो इसी की बेस के ऊपर हैं, तो एटलीस्ट इसका एक ओवरव्यू आपके जहन में हर टाइम. So by Ohm's law, the difference mode current into the non-inverting input node is ID is equal to 2 VID divided by R1 plus VID divided by RIC. तो अगर आप उसी फिगर को देखें, वहाँ पे जो हम डिफरेंस मोड देख रहे हैं VID जो हमने अप्लाई किया, तो हम एक करंट देख रहे हैं जो कि R1 में से फ्लो कर रहा है, और वो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कनेक्टेड है तो 2 VID का है, और जहाँ पे नेगेटिव और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है उसको हमने VID सिंपल 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, उससे डिफाइन किया है. सो बेसिकली ID हमने कहा है कि इन दो पाथ्स के ऊपर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका सम है. इस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज़ लेंगे यहाँ पे. उसके बाद अगर इसी एक्सप्रेशन में हम VID यहाँ से कॉमन लें और डिवाइड करें, सो दैट वुड बी ID डिवाइडेड बाय VID. बाय डेफिनेशन ये क्योंकि उसी डिफरेंस का करंट है और डिफरेंस की वोल्टेज है, इसका मतलब है ये 1/R होगी. रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू V/I, तो वी हैव I/V, सो दैट इज़ 1/RID. इट इज़ इक्वल टू 2/R1 प्लस 1/RC. तो यहाँ पे हम R1 की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम R1 को इस साइड के ऊपर ले आएंगे और RID को इस साइड के ऊपर ले आएंगे, और अगर इसको सॉल्व करें तो R1 इज इक्वल टू 2RID RIC divided by RIC minus R1. So this is the expression which we can have at this point. Okay. So in many differential amplifiers, RIC is greater than RID. RIC बड़ी होती है RIC से. If RIC is equal to RID, then R1 would be infinity. इवन अगर R1 इन्फिनिटी ना भी हो तब भी R1 वुड बी मच ग्रेटर, बिकॉज RIC से बड़ी है RID, बट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस. तो ये पॉजिटिव तो बनेगा इसका डिनोमिनेटर, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है इसकी. सो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतनी बड़ी R1 की वैल्यू आएगी हमारे पास. सो दैट इज़ वाई इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन तो हम इस R1 को यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं. वी सपोज दैट देयर इज़ नो R1 कनेक्टेड इन द नेटवर्क. So let us assume that RIC is equal to RID, ताकि इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई हो सकें, तो हम इसको इग्नोर करने के लिए इसकी बात कर रहे हैं कि हम इनको इस तरह से कंसीडर करें. Thus R1 may be eliminated from figure 2.2, which illustrates two Thevenin source driving the differential amplifier through unequal source resistances, क्योंकि एक जो पॉजिटिव इनपुट है वो RS से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव है वो RS प्लस डेल्टा R से कनेक्टेड है. Using superposition and definitions in equation 2.1 and 2.2, it is possible to show that a purely common mode excitation VSC produces an unwanted difference mode component, जो कि आइडियल में हम कहते थे कि डिफरेंस मोड नहीं क्रिएट करना चाहिए कॉमन मोड को. अगर इनपुट कॉमन मोड है तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट नाउ इट इज़ क्रिएटिंग सम डिफरेंस मोड आल्सो एट द इनपुट टर्मिनल. तो उसने कहा है कि VID डिवाइडेड बाई VSC इज इक्वल टू RIC डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इंटू RIC प्लस RS होल स्क्वेयर. तो ये उसने कहा है कि हम इक्वेशन 2.1 2.2 को यूटिलाइज़ करेंगे.
सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करेंगे तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये तमाम इक्वेशंस ये फाइंड आउट नहीं करता ऑथर, तो आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है इन इक्वेशंस की कैलकुलेशन में कि ये इक्वेशन एक्चुअल में किस तरह से आ रही है। तो अभी मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह से आ रही है, इक्वेशन 2.21 एंड इक्वेशन 2.22। तो ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को। अच्छा जी, क्योंकि हम कॉमन मोड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो पिछली फिगर आपने देखी है उस फिगर में जो दोनों हमारे पास सोर्सेज हैं ये हमने आपस में कनेक्ट करके इनके ऊपर एक VSC का सिग्नल दे दिया है। इसका यही मतलब होगा कॉमन मोड एक्साइटेशन का कि दोनों इनपुट्स के ऊपर हमने सेम सिग्नल अप्लाई किया है। अच्छा जी, दोनों इनपुट्स के ऊपर सेम सिग्नल अप्लाई हो गया है। अब ये जो ऊपर वाली इनपुट है RS के बाद जो हमारे पास नोड बन रहा है आफ्टर RS, हम इसको कहेंगे दिस इज़ VI। तो अगर दिस इज़ VI तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दिस इज़ सिंपल अ वोल्टेज डिवाइडर। अगर मैं RS के बाद वाले नोड की बात करूँ तो दैट वुड बी RIC डिवाइडेड बाई RIC प्लस RS मल्टीप्लाइड विद VSC। तो दैट वुड बी इक्वल टू VI। सिमिलरली फॉर VI प्राइम, अगर यहाँ पे हम वही पोटेंशियल डिवाइडर का रूल अप्लाई करें, VI प्राइम वुड बी इक्वल टू RIC डिवाइडेड बाई RS प्लस डेल्टा R प्लस RIC मल्टीप्लाइड विद VSC। तो ये डेफिनेशन बनेगी VI की और ये डेफिनेशन होगी VI प्राइम की। सो वी हैव डिफाइंड VI एंड वी हैव आल्सो डिफाइंड VI प्राइम। तो वैल्यूज़ याद कीजिएगा जो मैंने कही हैं आपसे। VI अगर पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई करें तो वो बन रहा था RIC डिवाइडेड बाई RIC प्लस RS मल्टीप्लाइड बाई VSC, और जो VI प्राइम था वो बन रहा था RIC डिवाइडेड बाई RS प्लस डेल्टा R प्लस RIC मल्टीप्लाइड विद VSC। ओके, तो अब हम 2.1 की बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। दैट वाज VID इज इक्वल टू VI माइनस VI प्राइम डिवाइडेड बाई 2। अगर इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज़ करें और इसमें VI और VI प्राइम की ये वैल्यूज़ पुट इन करें जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्क्राइब की हैं, तो द एक्सप्रेशन विच वी विल हैव दैट वुड बी RI मल्टीप्लाइड विद डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इंटू RS प्लस RIC मल्टीप्लाइड विद RS प्लस RIC प्लस डेल्टा R। अब ये जो डिनोमिनेटर है, अगर इसमें हम डेल्टा R को ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा R है, एक न्यूमरेटर में भी आ रहा है और एक डिनोमिनेटर में भी डेल्टा R है, तो ये जो डिनोमिनेटर का डेल्टा R है अगर इस डेल्टा R को हम ज़ीरो कंसीडर करें या निग्लिजिबल कंसीडर करें तो वी हैव RI डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इंटू RS प्लस RIC होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको VID ओवर VSC का नज़र आ रहा है ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। VIC और VSC के लिए भी मैंने सिंपल यही करना है, VI और VI प्राइम तो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। सिंपल इन्हीं VI और VI प्राइम्स को हमने VIC के एक्सप्रेशन में यूज़ करना है। VIC का क्या एक्सप्रेशन है, दैट इज VI प्लस VI प्राइम डिवाइडेड बाई 2। तो उसी एक्सप्रेशन में अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट इन करें तो जो एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास दैट इज़ VIC ओवर VSC इज इक्वल टू 1 ओवर RIC डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ओवर RIC प्लस RS प्लस 1 ओवर RIC प्लस RS प्लस डेल्टा R। तो यहाँ पे हम डेल्टा R को अगेन डिनोमिनेटर में अगर इग्नोर कर दें, उसको ज़ीरो कंसिडर करें, तो वी विल हैव द फाइनल एक्सप्रेशन RIC डिवाइडेड बाई RIC प्लस RS, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कॉमन मोड के लिए तो मैंने ये आपको बता दिया है कि ये जो दो वैल्यूज़ यहाँ पे डिफ़ाइन हुई हैं ये किस तरह से आती हैं हमारे पास, या हम इनको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर प्योरली डिफरेंस मोड एक्साइटेशन we can also show that। अब ये जो डिफरेंस मोड एक्साइटेशन है VSD जिसमें हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये जो हमने CMRR की डेफिनेशन में बात की थी AD और AC को फाइंड आउट करने के लिए कि कॉमन मोड को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे थे, फिर रिजेक्शन या डिफरेंस मोड को कैसे कर रहे थे, उसमें हम एक इनपुट को कह रहे थे कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ज़ीरो कर देंगे, दूसरी जो इनपुट है उसके ऊपर एक साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो हैं ये हम उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
या अगर हम सिंपली इनको इन दो एक्सप्रेशन को यहीं से ही फाइंड आउट करना चाहें कि सिंपल हम कॉमन मोड के फाइंड आउट कर लें और डिफरेंस मोड के इन्हीं से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉमन मोड VIC ये कॉमन मोड की जो इनपुट का लेवल है और उसी का जो लेवल था ये उसका एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे भी वही सेम एक्सप्रेशन हमें मिला है। अगर हम डिफरेंस मोड की बात करें VID डिवाइडेड बाय VSD की बात करें तो ये वही एक्सप्रेशन है जो VIC ओवर VSC का आया था। सिमिलरली VIC ओवर VSD की बात करें तो ये वही एक्सप्रेशन है जो VID ओवर VSC का आया था। तो ये दो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किए हैं, तो कैलकुलेशन से हमने करके देखे हैं। दूसरे एक्सप्रेशन जो हैं हमारे पास वो हम इसी से ही यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं या इसी से ही यहाँ से ले सकते हैं एज इट इज़। Okay, in order to find CMRR or common mode rejection ratio of the circuit, we will use equation 2.10 for V0 and definition of CMRR. तो हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे CMRR की और V0 की इक्वेशन यूज़ करेंगे। V0 की क्या इक्वेशन थी? V0 was equal to AD multiplied with VID प्लस AC multiplied with VIC। और ये जो पिछली दो इक्वेशन है हमारे पास, इनमें हमारे पास एक इक्वेशन थी VID डिवाइडेड बाय VSC और एक थी VIC डिवाइडेड बाय VSC, इक्वेशन 21 एंड 22। अगर इन्हीं इक्वेशन 21 और 22 में से मैं VID और VSC की VID और VIC की इक्वेशन 2.10 में पुट करूँ, इक्वेशन 2.10 वाज V0 इज इक्वल टू AD VID प्लस AC VIC। इसमें अगर मैं पुट करूँ तो ये इक्वेशन 2.25 हमारे पास आ सकती है। सो दिस इज़ AD और ये जितनी भी चीज़ लिखी हुई है ये VID के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2.21। सिमिलरली AC और ये जितनी भी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू VIC अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2.22। सेम इज़ द केस हेयर, लेकिन यहाँ पे जो VID की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 2.23 से फाइंड आउट की है और जो VIC की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 2.24 से फाइंड आउट की है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हैं दो V0 के। V0 इज इक्वल टू AD VSC IC डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इंटू IC प्लस RS होल स्क्वेयर प्लस AC इंटू VSC RIC डिवाइडेड बाई RIC प्लस RS। अच्छा, इन दोनों में अब एक डिफरेंस है। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है V0 ये कॉमन मोड की वजह से आई है हमारे पास, और जो नीचे वाली इक्वेशन है V0 की ये डिफरेंस मोड की को जब हमने यूटिलाइज़ किया, VSD को जब यूटिलाइज़ किया तो ये उसके लिए इक्वेशन है ये हमारे पास। अब जो CMRR है सिस्टम का, बाय डेफिनेशन वो क्या था कि सेम आउटपुट द मैग्नीट्यूड ऑफ VIC टू जनरेट द आउटपुट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ VID टू जनरेट द सेम आउटपुट। ये सेम आउटपुट अगर कॉमन मोड से हमने जनरेट की डिवाइडेड बाय सेम आउटपुट जो कि हम डिफरेंस मोड से अगर जनरेट करना चाहते हैं तो उनकी रेशोज़ जो हैं उसको हमने CMRR कहा था। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज ये वो V0 है जो कि कॉमन मोड की वजह से आ रहा है और ये वो V0 है जो कि डिफरेंस मोड की वजह से आ रहा है। हमने कहा है दोनों इक्वल होने चाहिए फॉर द केस ऑफ CMRR। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को, और इक्वेट करने के बाद हम रेशो किसकी फाइंड आउट करेंगे? हमने कहा था कॉमन मोड डिवाइडेड बाय डिफरेंस मोड, तो VSC डिवाइडेड बाय VSD इसके एक्सप्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 2.5 को हमने 2.25 और इक्वेशन 2.26 इनको हमने इक्वेट करना है आपस में। और जब हमने इनको इक्वेट करना है तो यहाँ से हम एक चीज़ जहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ RIC डिवाइडेड बाय RIC प्लस RS। यहाँ पे भी ये कंपोनेंट है RIC डिवाइडेड बाय RIC प्लस RS, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा या कैंसल आउट हो जाएगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इक्वेशन 2.25 एंड 2.26 इन दोनों को आपस में इक्वेट करें। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद VSC ओवर VSD ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। VSC डिवाइडेड बाय VSD ये एक्सप्रेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो व्हाट वी विल हैव, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है तो आप भी इसको इसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।
but we will have AD plus AC into delta R divided by 2 into RIC plus RS divided by AD delta R divided by 2 into RIC plus RS plus AC. ये एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं यहाँ पे. अब अगर यहाँ पे हम AC को कॉमन लें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो दिस वुड बी AD डिवाइडेड बाई AC. दिस वुड नॉट बी प्लस, दिस वुड बी डिवाइडेड बाई AC प्लस डेल्टा R इंटू 2 RIC plus RS divided by AD over AC into delta R divided by 2 RIC plus RS plus 1. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ द नेटवर्क आर सिस्टम, ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास. अच्छा जी, ये हमने RIC यहाँ पे कॉमन क्यों लिया है? RIC हमने इसलिए कॉमन लिया है बिकॉज वी नो दैट द CMRR इन केस ऑफ द आइडियल सिनेरियो या जहाँ पे हमारे पास एसिमेट्री नहीं थी रेजिस्टेंसेस की, तो CMRR वाज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AC. तो उसी CMRR को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमने नीचे से AC और ऊपर से AC को कॉमन लिया था. अगेन दिस वुड बी डिवाइडेड बाय AC नॉट प्लस. सो AD डिवाइडेड बाय AC वुड बी इक्वल टू CMRR ऑफ दैट नेटवर्क इन विच वी हैव सिमेट्रिक रेजिस्टेंस. तो हम उसको CMRR A के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हो. So we can say that the last equation जहाँ पे हमने AD डिवाइडेड बाई AC कर दिया था और हमने कहा है कि इसको हम CMRR के इक्वल कहेंगे. सो जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है इस नेटवर्क की, दैट वुड बी इक्वल टू कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो A के केस की डिवाइडेड बाय कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो A डेल्टा R प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इंटू RIC प्लस RS प्लस 1. अच्छा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हमने एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहा, हमने कहा है कि दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू. क्यों हमने ये कहा है? बिकॉज वी हैव इग्नोर्ड अ टर्म डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इंटू RIC प्लस RS. और ये हमने क्यों इग्नोर की है? बिकॉज डी CMRR A इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 RIC प्लस RS. दैट इज़ वाई वी हैव इग्नोर्ड दैट टर्म इन द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर में हमने उस टर्म को इग्नोर कर दिया है, हमने उसको कंसिडर नहीं किया यहाँ पे. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच वी हैव फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ द सिस्टम. अच्छा जी, स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर अ प्लॉट ऑफ CMRR सिस्टम वर्सेस डेल्टा R ओवर R. हम बेसिकली नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं द डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस को. This was the difference of resistance between the positive terminal and negative terminal. Because positive terminal की resistance RS थी तो negative की RS plus delta R थी, तो हमने उसको normalized कर दिया divided by RS. तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है CMRR और डेल्टा R डिवाइडेड बाय RS के दरमियान, ताकि हम देख सकें कि जितना ज़्यादा डेविएशन आती है रेजिस्टेंस में उसके मुताबिक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में कितना चेंज आता है. सो देखें, अगर हमारे पास ये सिमेट्री होती रेजिस्टेंस की, डिफरेंस ही ना होता रेजिस्टेंस का, जो डेल्टा R की हम बात कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क की और जो आइडियल केस हैं इन दोनों की जो CMRRs हैं ये इक्वल होने चाहिए. और इस एक्सप्रेशन से भी हम देख सकते हैं, अगर हम डेल्टा R को 0 के इक्वल पुट करें ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. सो CMRRS इज़ इक्वल टू, मैं नॉट अप्रॉक्सीमेटली, अब अप्रॉक्सीमेट का साइन निकाल दिया है, बिकॉज CMRRS का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, अगर उसमें भी हम डेल्टा R को 0 के इक्वल पुट करें तो वी विल कम विद दिस एक्सप्रेशन दैट CMRR सिस्टम इज इक्वल टू CMRR A. अच्छा जी, इसके अलावा एक दूसरा केस भी है. ये तो वो था कि अगर इक्वली मैच्ड हो जाए तो हमारे पास ये सिनेरियो जनरेट होगा. एक दूसरा केस भी है यहाँ पे हमारे पास. अच्छा जी, तो दूसरा सिनेरियो है हमारे पास डेल्टा R डिवाइडेड बाय RS. दूसरा सिनेरियो हमने किस बेस पे डिफ़ाइन किया है कि अगर ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है जो CMRR सिस्टम का है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा. और क्योंकि जो ग्राफ है वो हम डेल्टा R ओवर RS के विद रिस्पेक्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो व्हाट वी हैव डन कि हमने इसको इक्वेट किया है और यहाँ से डेल्टा R ओवर RS का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है. So that is -2 into RIC divided by RS plus 1 divided by CMRR A. अगर ये इसके इक्वल हो तो इसका मतलब है जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है इस नेटवर्क की वो इन्फिनिटी को अप्रोच. सो इन नेचर, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने अभी डिस्क्राइब किए हैं ये
इस तरह की बनती है हमारे पास कि अगर डेल्टा आर ओवर आर एस ज़ीरो है हमारे पास, तो जो सिस्टम की सी एम आर आर है वो सी एम आर आर ए के इक्वल है, और अगर ये दो सिनेरियोज अभी हमने डिस्क्राइब किए, अगर ये इसके इक्वल हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डेल्टा आर की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएँ तो इस तरह का एक ग्राफ हमारे पास जनरेट होगा। This implies that a judicious addition of an external resistance in series with one input lead or the other to introduce delta R may be used to increase the effective CMRR of the system। हमने देखा है कि अगर asymmetry exist करती है रेजिस्टेंसेज में तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ RIC is 100 mega ohm, RS is 10 kilo ohm and CMRR is 100 decibel, then delta R over R is equal to minus 0.2 to give infinity CMRRS. Since it is generally not possible to reduce RS, it is easier to externally add a similar resistance delta R to RS। तो क्योंकि हम RS प्राइम को तो चेंज नहीं कर सकते, RS तो जो लीड की रेजिस्टेंस है वही रहेगी, तो हम उसी के अंदर कुछ डेल्टा आर को ऐड कर देते हैं ताकि हम CMRR सिस्टम को इंक्रीज कर सकें। अगेन वी स्ट्रेस दैट एन एम्पलीफायर्स CMRRA is a decreasing function of frequency because of the frequency dependence of the gains AC and AD। AD और AC क्योंकि frequency के ऊपर डिपेंड करते हैं और AC ज़्यादा चेंज होता है with respect to frequency and it is in numerator, तो इस वजह से डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलता है। आल्सो द AC इक्विवेलेंट इनपुट सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अभी जो हमने डिस्कस किया था ये DC था, contains capacitances in parallel with R1, RIC and RIC prime, and the source impedances often contain a reactive frequency dependent component. Thus in practice, in a given range of frequencies, CMRRS can often be maximized by delta R method, but can seldom be drastically increased because of reactive unbalance in the input circuit। तो if we have the ideal scenario और हमारे पास DC नेटवर्क है तो तब तो डेल्टा आर के मेथड से हम CMRRS को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास AC का केस है तो AC नेटवर्क अगर AC डिफरेंशियल एम्पलीफायर का देखें तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंसेस भी पैरेलल्स में अटैच होंगी। इसी तरह से जो RS हमने डिफ़ाइन की थी ये बेसिकली इम्पीडेंस होगी, इसमें कुछ रिएक्टेंस का कंपोनेंट भी आएगा। सो डेल्टा आर के ऐड करने की वजह से हम CMRR को मैक्सिमाइज तो कर सकेंगे, इंक्रीज तो कर सकेंगे, लेकिन ड्यू टू दैट रिएक्टिव अनबैलेंस हम इसको बहुत ज़्यादा अगर हमने CMRRS को चेंज करना है तो जो डेल्टा आर है वो जो अभी हमने लास्ट कैलकुलेशन देखी है इनसे ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हम सेम इफेक्ट को AC के केस में या एक्चुअल सिनेरियो में भी ले सकें। ओके जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट्स ऑल फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, किसी और डिवाइस को डिस्कस करेंगे जो कि सिग्नल कंडीशनिंग के लिए यूटिलाइज़ की जा रही हो। तो इन कैलकुलेशंस को काइंडली दोबारा देखिएगा और इनको पेन पेंसिल से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दीज आर सम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, तो जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तो इनको अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।